डेट है आज 17 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है टेक नीव एट 75। देखो 75 का मतलब है हम अपनी आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से। पूरा एक साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, 1947 से 2021 तक 75 साल पूरे हो गए आज़ादी के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसी का पार्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट ही है ये टेक नीव एक प्रोजेक्ट। किसने चलाया है ये प्रोजेक्ट? ये चलाया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। इसने इनोग्रेट किया है, आरंभ किया है टेक नीव प्रोजेक्ट, और आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य? इसका लक्ष्य ये है जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनमें ऐसी स्टार्टअप डेवलप करना है, यानी कि ऐसी स्टार्टअप का मतलब है नई कंपनी खोलना। ऐसी कंपनी जिनकी वजह से इनोवेशन हो सके, रिसर्च आए, डेवलपमेंट हो, उनका विकास हो। यानी कि ट्राइबल्स के बीच में जो अनुसूचित जनजाति होती है, जो जंगलों में लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको इनोवेशन के रिगार्डिंग एक तरह से अवेयर करना, जागरूक करना, इसका मेन मकसद है। और ये कब लॉन्च किया गया? ये जनजातीय गौरव दिवस के ओकेजन पे लॉन्च किया गया। और जनजातीय ये गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की ये एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी। उसके उपलक्ष्य में ये लॉन्च किया है, मतलब ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल जनजातीय गौरव दिवस। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी स्पेशल लेक्चर में, बिरसा मुंडा जी के बारे में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इसमें एक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये, मान लो एक बिल्डिंग बना देंगे भाई साहब, वहाँ पे रिसर्च होगी। यानी कि ऐसे 30 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब सेटअप किए जाएंगे हमारी कंट्री में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जिनमें शेड्यूल ट्राइब्स को 2022 के अंत तक, ये जो भी शेड्यूल ट्राइब्स में यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जंगलों में आदिवासी रहते हैं या कहीं पे भी, उनमें साइंटिफिक टैलेंट को प्रमोट करना इसका मेन मकसद है। यानी कि उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। 75 ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब प्रपोज किए गए हैं। उनमें से देखो 20 ऐसे ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। डायरेक्टली ये 20,000 लोगों को फायदा पहुंचाएगा, यानी कि उनकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगा। इसमें देखो ऐसी इनोवेशन की जाएंगी जो उनके काम आ सकें। जैसे मान लो वो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च डेवलपमेंट करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाना, या कोई नॉन फार्म एक्टिविटी करते हैं, या फार्म मतलब एग्रीकल्चर, या कोई अलाइड लाइवलीहुड सेक्टर में मान लो वो पशुपालन करते हैं, तो साइंटिफिक तरीके से कैसे किया जाए ताकि दूध का उत्पादन ज़्यादा हो सके, मिल्क प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके। जो भैंस हैं या गाय हैं यानी कि पशु हैं, उनको क्या ऐसा खिलाया जाए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी ये फ़ायदा करेगी इन लोगों का। जो टेक नीव है ये ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है, पूरे ईयर मनाया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन का इम्पैक्ट को हाईलाइट किया जाएगा इसमें, और लोगों को जागरूक करके एक तरह से कम्युनिटी को एम्पावर किया जाएगा, उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। 75 घंटे का भी प्रोग्राम है जिसमें देखो बेनिफिशियरी के जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर किए जाएंगे। यानी कि जो कम्युनिटी चेंज लीडर्स हैं उनको उनको भी उनके एक्सपीरियंस है उनको भी शेयर किया जाएगा, और सोसाइटी में चेंज लाया जाएगा। अनुसूचित जनजाति की सोसाइटी में, यानी कि शेड्यूल ट्राइब की सोसाइटी में चेंज लाया जाएगा उन्हें जागरूक करके। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज सिटमैक्स। देखो जो ये नीव है, ये वाला टेक नीव वाला, ये देखो ऐसे डायरेक्टली तो आपसे पूछने वाले हैं नहीं कि टेक नीव क्या है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। यानी कि देखो अगर पूछा जाए, मान लो शेड्यूल ट्राइब से क्वेश्चन आता ही है हर 2 साल में या 1 साल में, हर दूसरे साल तीसरे साल क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कैसे न क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसमें बताना होता है, पूछा है कि गवर्नमेंट मेजर्स क्या क्या हैं, कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पे आप ये एक लाइन में लिख सकते हो, इतना ही ये काम आएगा। और इसके बारे में पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि ये क्या है टेक नीव। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सिटमैक। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है नेवी की। इसमें 3 कंट्रीज की नेवी पार्टिसिपेट करती हैं। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सिटमैक्स का मतलब है एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से है इसमें थाईलैंड, और एम से मिलिट्री, और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो 3 कंट्री की नेवी है। इंडियन नेवी का शिप है एक कारमुक नाम का पानी का जहाज, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और 15 से 16 नवंबर 2021 के बीच में ये अंडमान सी में हुई है। ये भाई साहब यहाँ पे अंडमान सी में हुई है एक्सरसाइज। ये है आपका अंडमान सी यहाँ पे,
ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, इधर अंडमान सी है, यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है। ये आपका सिंगापुर, यहाँ पे देखो ये सिंगापुर मलेशिया के पास, ये है थाईलैंड यहाँ पे, और ये अपना हिंदुस्तान। 3 कंट्रीज़ की नेवी के बीच में ये मैरी टाइम एक्सरसाइज हुई है। मैरी टाइम का मतलब समुद्र की, ओशियन की बात हो रही है। ये कारमुक नाम का शिप है हमारे इंडिया का जिसने पार्टिसिपेट किया है। इसमें देखो तीनों कंट्रीज़ की नेवी के बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा, यानी कि हमारी देश और दोनों और देश हैं इनके बीच में फ्रेंडशिप और कॉपरेशन इंक्रीज होगी, और जो मैरी टाइम सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर की जाएगी। जो समुद्र है भाई साहब, यहाँ पे सिक्योरिटी, सुरक्षा रहे, कोई ऐसा तो नहीं है घुसपैठिए घुसाएं या यहाँ पे कोई आतंकवादी घुसा रहा है, तो इसके लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो यही है बस इसमें। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा म्यूजियम। देखो बिरसा मुंडा जी के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये मुंडा कम्युनिटी से थे, एक मुंडा रिबेलियन हुई थी जिसके ये लीडर थे, तो इनके लिए एक म्यूजियम खोला गया। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय बोलते हैं हिंदी में। ये है भाई साहब म्यूजियम। इनके बारे में यहाँ पे बुक होंगी, इनकी मूर्तियाँ, इनके बारे में और जो भी स्टडी किसी को करना हो सारी डिटेल होगी इस म्यूजियम में। ये कहाँ पे खोला गया है? रांची में, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहाँ पे खोला गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हजारा ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपको पता है एक कंट्री है। अफगानिस्तान में हजारा एक कम्युनिटी है, समुदाय के लोग हैं जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये भाई साहब हजारा कम्युनिटी के लोग मुस्लिम धर्म को ही एक तरह से फॉलो करते हैं, ये उनसे ही रिलेटेड है। तो ये हजारा ग्रुप एथनिक ग्रुप है अफगानिस्तान में। ये ऐसा मानते हैं कि ये जो गंगेज खान था ना, जिसे चंगेज खान भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, गंगेज खान मंगोल एम्पायर का, जो मंगोलिया से रिलेट था। ये मंगोलिया आपको पता ही होगा, चाइना से ऊपर, ये मंगोलिया यहाँ पे रहता था। ये चंगेज खान या गंगीज खान, ये मंगोल एम्पायर था, मंगोल साम्राज्य, उसका राजा था। तो ये 13वीं सेंचुरी में पूरा एरिया अफगानिस्तान का, इधर वाला एरिया इसने आक्रमण किया था, पूरा एरिया यहाँ पे हड़प लिया था, इसने कैप्चर कर लिया था, अटैक किया था यहाँ पे, और इंडिया की तरफ भी ये बढ़ रहा था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये जो हजारा कम्युनिटी ये मानती है कि हम जो मंगोल एम्पायर है के गंगेज खान थे उसके ही हम डिसेंडेंट हैं, मतलब वंशज है, ये हमारे पूर्वज है गंगेज खान। ये हजारा कम्युनिटी ऐसा बोलती है। ये इनकी जो फीचर्स हैं, एशियाटिक फीचर्स हैं, और पर्शियन डायलेक्ट का यूज करते हैं। डायलेक्ट का मतलब है बोली, रीजनल लैंग्वेज, छोटे लेवल पे बोले जाने वाली भाषा या बोली, उसे बोलते हैं डायलेक्ट। तो पर्शियन बोली बोलते हैं ये, और एशियाटिक फीचर्स हैं इनके, मतलब एशिया से मेल खाते हैं हजारा कम्युनिटी। और जो पर्शियन डायलेक्ट बोलते हैं उसका नाम है बोली का हजारागी। तो बस इतना ये याद रखना, हजारा है क्या, ये कम्युनिटी है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने भाई साहब लॉन्च किए, एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसमें हर एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा, कैशलेस इंश्योरेंस, यानी कि जिस आदमी कोई बीमार है, मान लो कोई आदमी, वो जाके हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, और उसका पैसा कौन देगा? सरकार देगी। लगभग 96 लाख फैमिलीज को फायदा होगा। और देखो जो वुमन बेनिफिशियरीज हैं, जो महिला है, उसके लिए 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब फ्री में वो 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकती हैं। 200 हॉस्पिटल हैं ऐसे जिनमें, स्टेट के 200 हॉस्पिटल हैं जिनमें वो इलाज करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके पास एक स्मार्ट कार्ड होगा, यानी कि हर एक फैमिली के लिए स्मार्ट कार्ड बनाया हुआ है भाई साहब। जो स्मार्ट कार्ड होल्डर है, जिस भी आदमी के पास है, वो अपना इलाज करा सकता है इन 200 हॉस्पिटल में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन बॉन्ड। ये न्यूज़ में है, कई बार पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। ग्रीन बॉन्ड क्या है? देखो ग्रीन बॉन्ड से पहले आप बॉन्ड समझो, आपको पता ही होगा लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूँ जिसको नहीं पता है। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। फिक्स्ड इनकम क्यों है भाई साहब? ये फिक्स्ड इनकम क्यों बोलते हैं? पहले आप सिंपल भाषा में समझो बॉन्ड क्या है। ये कागज है भाई साहब, ये कागज है बॉन्ड, इस कागज पे लिखा है बॉन्ड। जैसा भी बॉन्ड है लिखा होगा, ग्रीन बॉन्ड है, ब्लू बॉन्ड है, सिंपल बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, प्राइवेट बॉन्ड है, क्या है लिखा होगा इस पर। कितने रुपए का, इसकी वैल्यू क्या लिखी होगी, कि 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 3000 रुपये का, कितने का है। अब इसे का कितना टाइम पीरियड है मैच्योरिटी, वो भी लिखा होगा कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए लिखा होगा टाइम। कितने परसेंट ब्याज मिलेगा वो भी लिखा होगा, 5%, 10%, 20%, जितने परसेंट। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने इशू किए या किसी कंपनी ने इशू किए, ये कंपनी है, इसने बॉन्ड इशू किया, ये बॉन्ड है भाई साहब, ये बॉन्ड इशू किए, ये 1000 रुपये का बॉन्ड है। अब ये पब्लिक ने खरीदा, कोई भी पब्लिक है, XYZ कोई भी है, लोग इन्होंने खरीदा, और इस पर ये 5% देगा 1 साल में ब्याज, और ये 10 साल के लिए खरीदा मान लो, तो इस पर 5% मिलता रहेगा। और जब ये आदमी 10 साल इसके मैच्योरिटी के पूरे हो जाएंगे तो ये वापस कर देगा, 1000 रुपये में मिल जाएंगे, हर साल 5% भी ब्याज मिलता रहेगा, इसे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो ये प्रॉफिट होता रहेगा। अगर यही बॉन्ड इस तरह से जारी किए जाएं कि ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए करे जाएं कि
वो ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, यानी कि देखो ऐसी प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन घट रहा हो। जैसे मान लो कोई स्मोक टावर बना रही है कंपनी, वो ग्रीन बॉन्ड जारी कर रही है, मतलब बॉन्ड जारी कर रही है, तो हो गया ग्रीन बॉन्ड। यानी कि इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए, इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस के कम करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्निकल कंपनी, तो वो ऐसे प्लांट लगा रही है जिससे ग्रीन हाउस गैस कम होगी या इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा। ऐसी कंपनी जो बॉन्ड जारी करती है उस कंपनी के बॉन्ड को बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड। यानी कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए कर रही है? पॉल्यूशन घटाने के लिए, इन्वायरमेंट में से इन्वायरमेंट को सेफ बनाने के लिए वो बॉन्ड जारी कर रही है। यानी कि बॉन्ड क्या है? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि भाई साहब फिक्स्ड वैल्यू है, 1,000 रुपये का है और फिक्स्ड ब्याज मिलेगा 5%। ऐसा नहीं है शेयर की तरह, जैसे उस पर जितना कंपनी को फायदा होता है इतना फायदा आपका भी होगा, जितना नुकसान होता है कंपनी का इतना नुकसान शेयर खरीदने वाले को होगा। लेकिन इस पर ऐसा नहीं है, इस पर है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड मिलेगा भाई साहब ब्याज भी और फिक्स्ड इसका प्राइस है। और ये डेट इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे जैसे जिस कंपनी ने, डेट का मतलब होता है कर्ज, जिस कंपनी ने जारी किए हैं तो वो तो डेट ही ले रही है ना, कर्ज ले रही है लोगों से, जारी करके बॉन्ड जारी करके लोगों से कर्ज ही तो लिया एक तरह से। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट भी है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी है। यानी कि ग्रीन बॉन्ड क्या हो गए? टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। और ये क्लाइमेट या इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड असेट लिंक्ड होते हैं और इनमें देखो एक तरह से डेट ऑब्लिगेशन ही होता है ये जब इशू करता है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। ग्रीन बॉन्ड में देखो एक फ़ायदा ये होता है, इसमें टैक्स इंसेंटिव मिलता है। जो XYZ लोग खरीद रहे थे ग्रीन बॉन्ड से, जो पैसा कमाएंगे उनकी इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है, छूट दे देती है इन्वेस्टर को, जो भी इनमें इन्वेस्ट करता है। वर्ल्ड बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हो, वर्ल्ड बैंक ये मेजर इशूअर है ग्रीन बॉन्ड का। इसने सबसे ज़्यादा इशू किए हैं। 2008 में इसने 164 ऐसे बॉन्ड इशू किए थे, लगभग $14.4 बिलियन के। 2020 में देखें तो लगभग $270 बिलियन के इसने बॉन्ड इशू किए थे क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अंदर। इसके अकॉर्डिंग जो ग्रीन बॉन्ड काम कैसे करते हैं, देखो काम ऐसे ही करते हैं जैसे हमने ऊपर समझा, ये पूरा लिखा हुआ है, एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना डिटेल में, मैं ब्रीफली समझाता हूँ। ग्रीन बॉन्ड देखो जैसे कोई भी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनकी तरह ही काम करते हैं। कोई भी बोरोअर है वो इशू करता है, बोरोअर हो गया कंपनी जो इशू कर रही है, क्योंकि उधारी तो ले रही है बॉन्ड इशू करके लोगों से, तो बोरोअर इशू करता है इन सिक्योरिटीज़ को, ताकि वो ऐसे प्रोजेक्ट को जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो इन्वायरमेंट में और पॉल्यूशन को रिड्यूस करे, ऐसे प्रोजेक्ट वो चालू कर रहा है, तो उसके लिए कंपनी इशू करती है और इन्वेस्टर इन्हें परचेज करते हैं इन बॉन्ड को और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेच्योरिटी के टाइम पे वापस ले ले कंपनी और इनमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो एक ग्रीन बॉन्ड और एक ब्लू बॉन्ड भी होता है। ब्लू बॉन्ड होता है देखो जैसे मान लो ओशन में कोई टेक्नोलॉजी कंपनी कोई टेक्नोलॉजी लगा रही है या कोई मछली उत्पादन कर रहे हैं, तो कोई कंपनी मछली उत्पादन कर रही है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए तो ये बॉन्ड इशू करेगी, तो वो हो जाएगा ब्लू बॉन्ड। यानी कि ओशन से रिलेटेड, ओशन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, मछली उत्पादन या कोई और एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ओशन में घास उगा रहे हैं या कोई ऐसी फसल उगा रहे हैं या कोई और ये जीव जंतु होते हैं उनको कोई उनके सस्टेनेबल के लिए कोई भी स्टेप ले रहे हैं, तो ऐसे बॉन्ड इशू किए जाते हैं, वो हो गए ब्लू बॉन्ड। यानी कि देखो ब्लू बॉन्ड, हर एक ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड हो गया, क्योंकि देखो ब्लू बॉन्ड भी तो है ग्रीन बॉन्ड की तरह, क्योंकि इन्वायरमेंट को सेफ्टी के लिए ये भी यूज किया जा रहा है, तो हर एक ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड हो गया। लेकिन हर एक ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होता, क्यों? देखो ग्रीन बॉन्ड में तो और भी आता है ना, ब्लू बॉन्ड में तो सिर्फ ओशन से रिलेटेड, मछली उत्पादन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इशू किए जा रहे बॉन्ड, वो हो गए ब्लू बॉन्ड। लेकिन ग्रीन बॉन्ड में तो वो भी आते हैं जो मछली उत्पादन के लिए या ओशन के लिए या इन्वायरमेंट के लिए कोई टेक्नोलॉजी ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कम करने के लिए कोई कंपनी इशू कर रही है, तो वो भी आ गए। तो हर एक ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होता, लेकिन हर एक ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होता है, ये आपको लाइन याद रखनी है। फिर क्लाइमेट बॉन्ड क्या होता है, देखो क्लाइमेट बॉन्ड ब्लू बॉन्ड ये ग्रीन बॉन्ड एक ही बात होती है लगभग, लेकिन क्लाइमेट बॉन्ड लगभग उनके लिए यूज करते हैं जो स्पेशली क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करने के लिए, एलिवेट का मतलब है कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इशू किए जाते हैं, वो है क्लाइमेट बॉन्ड। तो बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई MP। जो MP है भाई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक बोलते हैं हिंदी में, और MP को सांसद बोलते हैं हिंदी में, इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं इनको ट्राई करने के लिए, इनकी जो इन पे आरोप लगे हैं, इन पे केस चल रहे हैं MP या MLA पे, उन्हें जल्दी निपटारा करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं। ये है न्यूज। तो ये GS पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो डिसाइड किया था कि जो जुरिस्डिक्शन है स्पेशल कोर्ट का, उस पर क्वेश्चन किया था कि भाई साहब जो एक्सक्लूसिवली
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के लिए ये कोर्ट बनाए जा रहे हैं, इसलिए न्यूज में आया। तो इसकी ज़रूरत क्या है अभी स्पेशल कोर्ट बनाने की? देखो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला था कि गवर्नमेंट को कि भाई साहब देखो ये केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं एमपी एमएलए पे, और ये एमपी एमएलए ऑलरेडी हैं, तो इनसे जल्दी से केस का निपटारा करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाओ, स्पेशल इनके लिए, ताकि ये निपटारा किया जा सके। लेकिन इनकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए देखो बहुत ज़्यादा केस हैं, 4000 से ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं भाई साहब जो एमपी और एमएलए पे चल रहे हैं। उनमें से 2556 तो ऐसे एमपी एमएलए हैं जो ऑलरेडी अभी फिलहाल हैं, और बाकी के रिटायर हो चुके हैं, या पहले एमपी रह चुके हैं, या पहले एमएलए थे अब नहीं है। उनमें से भी देखो बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटर हैं यानी कि एमपी एमएलए हैं जिनके खिलाफ करप्शन, भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का केस, और पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज करने का केस, या डिफेमेशन, मानहानि या चीटिंग, गद्दारी करना, धोखेबाजी करना, ये केस चल रहे हैं। सेक्शन 188 है जो आईपी से किया, इंडियन पिनल कोड का, इंडियन पिनल कोड है जो, इसका जो सेक्शन 188 है इसके अंदर केस उनके मतलब दर्ज हो रखे हैं, फाइल हो रखे हैं, बहुत सारे केस चल रखे हैं। ऐसे केस भी हैं जो नॉन बेलेबल हैं, मतलब उनमें बेल नहीं दी जा सकती, जमानत नहीं मिल सकती, लेकिन वो फिर भी बाहर घूम रहे हैं, उनके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत सारे देखो बिहार असेंबली के जब इलेक्शन हुए थे उनमें जो कैंडिडेट थे 89% ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिनमें 3 से ज़्यादा कैंडिडेट जो खड़े हुए थे कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके खिलाफ केस चले हुए थे, क्रिमिनल केसेस, और उन्होंने खुद ये लिखवाया था जब उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था। जब देखो कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ता है तो अपना फार्म भरता है ना, उस टाइम पे वो केस कितने चल रहे हैं, पेंडिंग है, कितने हैं, क्या क्रिमिनल चार्जेस है, सारे वो लिखवाता है। तो ऐसे 89% कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिनमें ये करवाया था दर्ज। तो मद्रास हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? देखो मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन है स्पेशल कोर्ट के रिगार्डिंग। मद्रास हाई कोर्ट के 3 जज बेंच बैठी थी, 3 जज की बेंच बैठी थी, नवंबर 2020 में एक वर्डिक्ट दिया था, फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि एमपी एमएलए के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं एस्टेब्लिश किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि कोर्ट ने कहा था देखो कोर्ट जो अदालत है वो बनाई जाती है ऑफेंस सेंट्रिक, ना कि ऑफेंडर सेंट्रिक। ऑफेंस का मतलब अपराध और ऑफेंडर का मतलब अपराध करने वाला, यानी कि अपराधी के जो कोर्ट बनाए जाते हैं ना वो अपराध के लिए बनाए जाते हैं, ना कि अपराधी के लिए। यानी कि जैसे मान लो रेप चार्जेस लगे किसी पे, तो रेप को जल्दी से जिन पे ऐसे लोग जिन पे रेप चार्ज लगे तो ऐसे कोर्ट बनाए जाएंगे रेप के स्पेशल के लिए, या किसी के मर्डर केस के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिए कि जल्दी से इनका निपटारा किया जाए। तो जो अपराध है उनके लिए बनाए जाते हैं, ना कि अपराधी के लिए। तो ये तो अपराधी हो गए ना एमपी एमएलए, अपराध के मतलब ऑफेंस सेंट्रिक थोड़ी नहीं होगा, ये तो ऑफेंडर सेंट्रिक हो गया। तो कोर्ट ऑफेंडर सेंट्रिक नहीं बनाए जा सकते। जो स्पेशल कोर्ट है वो देखो सिर्फ स्टैच्यूट के या कॉन्स्टिट्यूशन में हो, या हमारे कोई पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया हो, एक्ट के थ्रू बनाए जा सकते हैं। तो ये ना तो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के थ्रू बनाए जा सकते हैं, ना कोई जुडिशरी के ऑर्डर के थ्रू यानी कि कोर्ट ऑर्डर थे। तो ये बनाए जा सकते हैं स्टैच्यूट यानी कि लॉ बना के या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये ऑब्जर्वेशन कैसे सिग्निफिकेंट है? देखो सिग्निफिकेंस यानी कि सिग्निफिकेंट ऐसे है, ये महत्वपूर्ण ऐसे है, ये रिपोर्ट आया था उस टाइम पे जब हाई कोर्ट कमेटी ने ये फैसला सुनाया था। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया था कि 12 स्पेशल कोर्ट खोले जाएं स्पेशल क्रिमिनल पॉलिटिशियन के लिए। हमारी कंट्री में जो ऐसे पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं जिन पे केस चल रहे हैं, ऐसे नेता हैं जिन पे केस चल रहे हैं, नेता हैं, राजनेता नहीं, नेता हैं। तो ये देखो 3 जज बेंच का एक और आया था केस जिसने कहा था कि जो जिन पे ये नेता हैं, ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन पे केस पेंडिंग पड़े हैं, वो जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। तो उसी टाइम पे देखो उसके बाद फिर मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था कि ऑफेंडर सेंट्रिक ये कोर्ट नहीं खोले जा सकते, ऑफेंस सेंट्रिक होने चाहिए। तो ये इशू क्या क्या है स्पेशल कोर्ट के रिगार्डिंग? देखो जो स्पेशल कोर्ट हैं वो क्या है, अगर सेटअप किए जाए एमपी एमएलए के लिए तो उनका जो राइट टू अपील है ना वो एक तरह से वायलेट होगा। कैसे? देखो पहले एमपी एमएलए का कोर्ट केस गया देखो मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट के पास स्पेशल चलेगा स्पेशल कोर्ट में। तो इनकी जो राइट टू अपील कर सकते थे मजिस्ट्रेट के बाद ये किसके पास, सेशन कोर्ट के पास, तो ये इनका राइट एक तरह से छिन गया, ये खत्म हो गया। एक ये भी इससे परेशानी है स्पेशल कोर्ट सेटअप करने से।
यानी कि देखो, जब पहले केस जाता भाई साहब मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास, क्रिमिनल चार्ज है तो सेशन कोर्ट में जाएगा, सिविल चार्ज है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद जाता है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे प्रोसेस चलता है। तो इनका जो सेशन कोर्ट में जाने का था वो एक तरह से अधिकार छीन लिया, मतलब अपील का अधिकार इनका खत्म हो गया, तो मजिस्ट्रेट के बाद डायरेक्ट ये स्पेशल कोर्ट में चले जाएंगे। तो एक ये परेशानी हो गई। तो वे आउट क्या हो सकता है, आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि स्पेशल कोर्ट भी सेटअप ना करें और ये क्रिमिनल जो चार्जेज हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो आगे ऐसा ना हो, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी स्टेप ले सकती है कि ऐसे आदमी को टिकट दे ही ना भाई साहब जिसके ऊपर कोई आपराधिक चार्ज लगे हैं या अपराधी कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। और जो हमारा आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ये एक्ट है, जो इसमें भी देखो सुधार किए जाएं, अमेंडमेंट किए जाएं, ताकि ऐसे कैंडिडेट को रोका जाए जिसपे कोई हीनस क्राइम के चार्ज लगे हैं। मान लो किसी पे ऐसा केस चल रहा है रेप का या मर्डर का, तो उसे लड़ने नहीं दिया जाए इलेक्शन। नेक्स्ट है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी ये जो सेटअप किए जा रहे हैं, इनमें जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं ये जल्दी से निपटाए जाएं, ऑलरेडी जो एमपी एमएलए पे हैं। ट्रांसपेरेंसी लाई जाए कैंपेन फाइनेंसिंग में। जो देखो कैंपेन करते हैं, अभियान करते हैं इलेक्शन से पहले, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है, तो इनमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी ज़्यादा पावर दी जाए, ताकि पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट, कि पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, कितने कैंडिडेट के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, इसका सबका ऑडिट कर सके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भी पावर होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईरान इनवाइट्स यूएन न्यूक्लियर बॉडी चीफ टू तेहरान फॉर टॉक्स। देखो ईरान एक कंट्री आपको पता है कहाँ पे है, ये अपना हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान और ये ईरान यहाँ पे। तो ईरान कंट्री के से देखो एक डील हुई थी 2015 में, 2015 में डील हुई थी ये, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। इसमें थे P5+ नेशन, P5+1, और देखो एक तरफ था ईरान, इनकी डील हुई थी भाई साहब, एक तरफ ईरान और एक तरफ P5+ नेशन। P5 क्या है ये, P5 का मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के 5 परमानेंट मेंबर। कौन कौन से हैं वो, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये 5 नेशन। और +1 कौन है, ये +1 है जर्मनी। तो ये 6 नेशन थे और एक तरफ ईरान। इनकी डील हुई थी, एक व्यापार मतलब एग्रीमेंट हुआ था, समझौता, कि ईरान क्या है अपने यूरेनियम को 20% से ज़्यादा ये इनरिचमेंट नहीं करेगा। यूरेनियम एक पता है आपको, एक रेडियो एक्टिव मेटल है, यानी कि इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं भाई साहब, इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, अगर इसका 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट कर लिया जाएगा किसी कंट्री के द्वारा। तो 20% इनरिचमेंट का मतलब ये है, देखो एक ऐसे बॉटल्स ही होती है बहुत बड़ी बड़ी लैब में, उनमें इसे रख के ना स्पिन किया जाता है, स्पिन का मतलब रोटेट, जितना ज़्यादा रोटेट किया जाता है इसका इनरिचमेंट करना यूरेनियम का, उसी को बोला जाता है। अगर 20% से ज़्यादा कर लेंगे तो हाइड्रोजन बम या एटम बम, न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। तो इसका इनरिचमेंट करते ही क्यों है, क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए चाहिए, उससे बिजली बनाई जा सकती है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। और ये लगभग ज़्यादा इससे पॉल्यूशन नहीं होता, क्लीन होती है ये, और इससे एनर्जी डिमांड पूरी भी हो सकती है, यानी कि बिजली की डिमांड, तो इसलिए करते हैं। तो ईरान को यही बोला था कि भाई साहब आप क्या है ना 20% से ज़्यादा नहीं करोगे, और आपकी जो भी यहाँ पे रिएक्टर लगे हुए हैं, जो प्लांट लगा रखे हैं आपने यूरेनियम के इनरिचमेंट के लिए, तो ये वॉच डॉग है एक IAEA, ये आपकी देखेगी आपने ज़्यादा तो इनरिचमेंट नहीं किया है। ये एक संस्था है भाई साहब, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो भी मान लो एटॉमिक एनर्जी बना रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है, कहीं पे प्लांट लगे हुए किसी कंट्री में, तो ये वॉच डॉग का काम करती है, देखती है, जाके इंस्पेक्शन करती है, जांच करती है कि वो न्यूक्लियर बम के लिए तो आगे इनरिचमेंट तो नहीं कर रहा है। लेकिन ईरान ने इससे मना कर दिया था, लेकिन दोबारा ईरान ने अभी बोला है कि आप आके हमारे इंस्पेक्शन कर लो प्लांट के बारे में कि हम इनरिचमेंट ज़्यादा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अभी ये दिया है मौका, इनवाइट किया है। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो इससे पहले IAEA ने कंप्लेंट किया था कि ईरान अपने जो प्लांट लगा रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप लगा रखी है, तो ये उसे एक्सेस नहीं दे रहा है, ईरान जांच नहीं करने दे रहा है। लेकिन अब ईरान ने एक्सेस दे दिए, जांच करने की अनुमति दे दी है। नीड क्या है इन मेजर्स को लेने की, देखो ईरान क्या है 120 किलोग्राम प्रोड्यूस कर चुका है ये यूरेनियम, 20% के लगभग इनरिच कर चुका है यूरेनियम, और ये ज़्यादा है जितनी UN न्यूक्लियर वॉच डॉग ने रिपोर्ट की थी उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या है,
JCPOA, ये ईरान न्यूक्लियर डील को ही बोलते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील कोई दूसरा नाम है इसका, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA। 2015 में हुई थी ये, हमने पढ़ लिया इसके बारे में कैसे हुई थी। देखो 2015 में हुई थी, लेकिन 2018 में यूएस इससे बाहर आ गया था डील से, ऐसा बोल के कि ईरान इसका उल्लंघन कर रहा है डील का और हम ईरान पे सैंक्शन लगाएंगे, मतलब प्रतिबंध। तो व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे। सैंक्शन में ऐसे लगाता है अमेरिका, बहुत सारी कंट्री, देखो लगभग सारी कंट्रीज का अमेरिका से डील है, व्यापार करते हैं कुछ ना कुछ, तो अमेरिका उन कंट्री से डील करना बंद कर देता है। और जो भी उसके मेंबर होते हैं, मतलब अमेरिका के जो साथी हैं, अलायंस कंट्री हैं, उनसे भी मना कर देता कि इस कंट्री से कोई डील नहीं करेगा। तो ईरान से जैसे बंद कर दिया डील कराना, व्यापार करना, तो और भी कंट्री को बोलता है, जैसे इंडिया को और जो सारी कंट्री हैं जो, तो डील करना बंद कर देती हैं इस कंट्री से जिस पे सैंक्शन लगाया जाता है। तो 2018 में बाहर आ गया था, लेकिन जो बाकी की कंट्री है जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, रसिया, इन्होंने इस डील को प्रिजर्व करके रखा, ये ईरान के साथ थी। मतलब एक तरह से ये कहा था इस डील को हम, जब तक हमें पूरा कंफर्म नहीं हो जाएगा ईरान वायोलेट कर रहा है इस डील को, तो हम ईरान का साथ देंगे। तो ईरान ने लेकिन देखो 20% के साथ इनरिचमेंट कर लिया था, क्योंकि इसे रिसर्च रिएक्टर के लिए ज़रूरत थी। लेकिन ये डील में था कि ईरान क्या है ना 3.67% से ज़्यादा इनरिचमेंट नहीं करेगा, ये डील में था। तो IAEA क्या है, ये किसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या है। और देखो ये इसमें ये भी था कि अगर ईरान को चाहिए ना रिसर्च रिएक्टर के लिए, कि वो रिसर्च करना चाहता है और रिसर्च के लिए देखो 20% का यूरेनियम इनरिचमेंट चाहिए, तो इन्होंने ये बोला था कि हम देंगे ईरान को इतना इनरिचमेंट करके यूरेनियम, खुद ना करें। तो ये भी था इस डील में। तो ये IAEA क्या है, एक संस्था है भाई साहब, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। 1957 में ये सेटअप की गई थी, यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर ये सेटअप की गई थी। और यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, उनमें से 2 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों को ये रिपोर्ट देती है, इन दोनों संस्थाओं को। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, उसकी कैपिटल है वियना, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके फंक्शन क्या है, देखो सारे मेंबर स्टेट के साथ मिलकर काम करती है ताकि पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, सेफ, सिक्योर और पीसफुल, कि न्यूक्लियर बम या एटम बम बनाने के लिए ना हो इसका यूज। न्यूक्लियर एनर्जी को ये प्रमोट तो करती है, लेकिन सेफली पीसफुल यूज हो, न्यूक्लियर वीपन्स के लिए, हथियार बनाने के लिए ना हो, मिलिट्री पर्पज के लिए ना हो उसका यूज। कई सारे प्रोग्राम है इसने चला रखे हैं, जैसे पैक्ट है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम चला रखा है इसने, वाटर अवेलेबिलिटी इनहेंस प्रोजेक्ट चला रखा है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल साइकिल 2000। देखो ये इतना भी पूछा जा सकता है कि ये प्रोग्राम किसके हैं, पैक्ट किसका प्रोग्राम है, तो ये आपको याद होने चाहिए। क्या इंडिया इसका मेंबर है, हाँ इंडिया भी इसका मेंबर है, ये याद रखना है आपको। तो यही टॉपिक थे आज के बस।